गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दो शब्द है, आनुवांशिकता और दूसरा विभिन्नता, है ना। इनका दोनों का अर्थ क्या है? तो आनुवांशिकता का मतलब होता है माता पिता के जो लक्षण होते हैं, है ना, उनके जो पैतृक लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है ना। अर्थात संतान जो है अपने माता पिता से कुछ न कुछ गुणों में मिलते जुलते होते हैं, उसी बात को कहते हैं आनुवांशिकता। और दूसरा है विभिन्नता। तो विभिन्नता का अर्थ भी स्पष्ट है ना। ये प्रकृति में बहुत सारे जीव हैं, उनकी मौलिक जो संरचना है ना, वो तो समान है, लेकिन क्या वो एक जैसे दिखाई देते हैं? सभी जीव एक जैसा दिखाई देते हैं क्या? सभी मनुष्य एक जैसा दिखाई देते हैं क्या? जितने लोग आप बैठे हो, क्या सभी का फेस एक जैसा है? नहीं है। यहाँ तक कि एक माँ बाप से जो दो संतान उत्पन्न हुए, वो दो संतानों में भी कुछ न कुछ अंतर होता है, और उसी अंतर के आधार पर हम उसको अलग पहचान देते हैं। सभी एक जैसे होते तो क्या हम उनको पहचान पाते? नहीं, है ना। तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्न अंतर होता है, वही अंतर कहलाता है विभिन्नता। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम प्रस्तावना की चर्चा करें। जीवन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक, है ना, एक जीव जो है क्या करता है? अपने समान दूसरा जीव उत्पन्न करता है ना। क्यों? क्योंकि जीवों में प्रजनन की क्षमता पाया जाता है। उस प्रजनन की क्षमता के कारण एक जीव दूसरा जीव को पैदा किया, है ना, दूसरा जीव फिर अगला जीव पैदा करेगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक ये जो क्रम जो चल रहा है, एक जीव दूसरा जीव को पैदा कर रहा है, नया जीव को पैदा कर रहा है, ये प्रकृति में जो है लगातार चल रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये प्रक्रिया जो है ना, जीवों की अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है जीवन में, जब तक पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण रहेगा तब तक बंद नहीं होगा। ठीक है। मतलब जो जीव उत्पन्न हुआ है वो अपने समान फिर से जीव उत्पन्न करेगा ही। कब तक? जब तक इस पृथ्वी पर वातावरण जो है क्या हो? अनुकूल हो, है ना। तो ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार जीवों में जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज पर्यंत तक और भविष्य में भी चलने वाली इस प्रकार की जो प्रक्रिया है कि एक जीव जो है दूसरे जीव को उत्पन्न कर रहा है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं जीवन की निरंतरता, है ना। क्या कहते हैं? जीवन की निरंतरता, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जीव जो है उत्पन्न हुआ है, वो अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान फिर से क्या करते रहेगा? वो संतान उत्पन्न करते रहेगा। और इस जीवन की निरंतरता में हम एक चीज और देखते हैं कि मनुष्य का जो संतान है वो मनुष्य ही होगा, है ना। आम के पेड़ पे आम का ही फल लगेगा, वहां पर दूसरे फल नहीं लगेंगे आम के पेड़ में, है ना। उसी प्रकार बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। ठीक है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्ली का बच्चा जो है दूसरे जीव में बदल जाए। तो ये भी प्रक्रिया जो है निरंतर चल रहा है ना। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, बंदरों से बंदर उत्पन्न हो रहे हैं, आम से आम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, जामुन से जामुन उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जीव है, जो जीव जिस जाति का है, जिस प्रजाति का है, उसी प्रजाति या उसी जाति के जीवों को क्या करता है? वो उत्पन्न करता है। ठीक है। और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चल रहा है, उसी घटना को कहते हैं निरंतरता। अब हम दूसरा देख लेते हैं, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता। हेयरडिटी, है ना, आनुवांशिकता या हेयरडिटी। तो सभी जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसको कहाँ से मिले हैं? उसके माता पिता से या उसके पूर्वजों से मिले हैं,
है ना, चाहे कोई भी जीव हो, कोई भी जाति के जीव हो, कोई भी प्रजाति के जीव हो, उनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसको कहाँ से मिला है, उसके माता पिता से मिला है, और कुछ लक्षण जो है वातावरणिक परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऐसे लक्षण जो उसके माता पिता से मिलते जुलते हैं, संतान के वे लक्षण, है ना, या संतति के वे लक्षण जो उसके माता पिता से मिलते जुलते हैं, उन लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं या आनुवांशिक विशेषक कहते हैं। ठीक है, ये जो आनुवांशिक विशेषक किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं, हमारे प्रत्येक जीवों के शरीर के कोशिका में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र होता है। ठीक है, गुणसूत्र किससे बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। प्रत्येक जीव में जो है क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। एक गुणसूत्र किससे बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब यहां पर डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ये डीएनए जो है बहुत सारे जीनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, या बहुत सारे क्रोमोनिमेटा से मिलकर बना हुआ है। उसी क्रोमोनिमेटा में उपस्थित जो जीन होता है वो माता पिता के लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, हस्तांतरित करता है। ठीक है, जिसके कारण संतान जो है, संतान में उसके माता पिता के समान कुछ न कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लक्षणों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और उन आनुवांशिक लक्षणों का या आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना, अर्थात माता पिता से उसके संतान में हस्तांतरित होना, उसी घटना को कहते हैं आनुवांशिकता या हेरेडिटी। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका जो व्यवहार है ना, आपका व्यवहार हो या आपका हेयर स्टाइल हो या आपका बात करने का अंदाज हो, है ना, या आपके चलने का अंदाज हो, कुछ ना कुछ आपके माता पिता से मैच करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गुण जो है आपके माता पिता से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब उनके समान है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का जो है चल रहा है तो लोग जो है उसके पिता को भी चलते देखे हैं, है ना, तो चलने का स्टाइल पीछे से अगर देखेंगे तो वो फलाना जा रहे हैं ऐसा बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे को उसके बच्चा वो बेटा जा रहा है ना। पीछे से दोनों में चलने के तरीका एक जैसे हैं तो पहचान नहीं पाएंगे कि वो वाकई में पिता है कि उसका पुत्र है। ठीक है, तो चलने के स्टाइल एक जैसे होता है, कई लोग का बोलने का अंदाज एक जैसा होता है, कई जने का जो है पिता और पुत्र का जो है साउंड एक जैसा होता है, आवाज एक जैसा होता है। तो कई ऐसे चीज हैं जो हमें किससे मिले हैं, हमारे माता पिता से। तो प्रत्येक जीव में जो पैतृक लक्षण होता है ना, उसमें से 50% लक्षण जो है हमेशा माता और पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हम में 50% लक्षण किसके हैं, हमारे माता और पिता के हैं, और 50% लक्षण कहां से आए, हमारे पूर्वजों से, अर्थात हमारा माता पिता के माता पिता से, है ना, और कुछ वातावरणिक परिवर्तन से। तो इस प्रकार ये जो है लगातार वंश क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। पैतृक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं, इस कारण ही हम उसको एक वंश के जीव के अंतर्गत मानते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, भाई माता पिता से जो उत्पन्न संतान है वो बिल्कुल उसके माता पिता से मैच ही नहीं करते, तो उस समय फिर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। क्या लगता है, एक प्रश्न चिन्ह, क्योंकि पैतृक लक्षण जो है माता पिता से ही उसको हस्तांतरित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होना, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, आनुवांशिकता कहेंगे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, विभिन्नता, वेरिएशन। विभिन्नता या वेरिएशन, जीव का जो मौलिक स्ट्रक्चर है, मौलिक जो संरचना है ना, एक समान है। क्यों एक समान है, क्योंकि सभी जीव किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और कोशिकाओं की जो संरचना है वो क्या है, एक समान है। ठीक है, जैसे जंतु कोशिका हम पढ़ रहे हैं, तो अमीबा की एक बात करें, अमीबा में जो कोशिकांग है वही कोशिकांग हमारे शरीर में भी मौजूद है, लेकिन अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक जीव है।
जिसको हम किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी प्राणी है, अर्थात उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, है ना। और हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगा, नहीं होगा। अंतर क्या हुआ अब दोनों में, उनकी शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जबकि हमारा शरीर जो है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन है तो बना किससे, कोशिका से ही है ना। मतलब हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। तो जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ता जाता है, विकास का क्रम एक कहता है ना, विकासवाद एक कहता है कि जीवों में जैसे जैसे वातावरणिक परिवर्तन होती है वैसे वैसे उसके शारीरिक संरचना में क्या आता है, अंतर आता है, परिवर्तन होता जाता है ना। और उसी परिवर्तन के कारण नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जीवों के मौलिक संरचना में समानता होने के बावजूद उनमें कुछ न कुछ अंतर दिखाई देता है ना। यहाँ तक एक माँ बाप से जो उत्पन्न जो जुड़वा संतान होते हैं, वो जुड़वा संतान भी एक जैसे दिखाई नहीं देते, उनमें कुछ न कुछ अंतर रहता है, ठीक है। उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। और ये विभिन्नता के कारण ही हम दो अलग अलग व्यक्तियों को, एक माँ बाप से जैसे जुड़वा संतान मान लो उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो दो संतान है, दो संतान को अलग से पहचान देते हैं, मतलब वो अंतर रहता है, इस कारण ही हम उनको पहचान पाते हैं। यदि वो अंतर नहीं रहता तो पहचानना संभव नहीं है। भाई आप जितने लोग बैठे हैं सबके सब मनुष्य है ना, और सबका कुछ न कुछ शारीरिक संरचना में, संगठन में क्या है, अंतर है, तभी आपका एक अलग से पहचान बना हुआ है। अब सभी एक जैसे दिखते तो क्या होता, सभी एक जैसे दिखते तो क्या होता, कोई पहचान पाता क्या, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबका कुछ ना कुछ शरीर, चेहरे में अंतर है, शरीर की जो बनावट में अंतर है ना, ऊंचाई में अंतर है, सबका ऊंचाई एक जैसा नहीं है ना। मान लो उम्र एक समान भी है, फिर भी आपके शारीरिक जो संगठन है उसमें कुछ न कुछ अंतर है, वही अंतर ही क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है, ठीक है। ये जो विभिन्नता जो है एकाएक जीवों में कैसे उत्पन्न होता है, वातावरणिक परिवर्तन के कारण होता है या फिर आनुवांशिक परिवर्तन के कारण होता है ना। अर्थात जीवों में जो विभिन्नता होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीवों की विभिन्नता मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो आनुवांशिक विभिन्नता और दूसरा वातावरणीय विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता का मतलब क्या हो गया, ऐसे विभिन्नता जो आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, और ये विभिन्नता हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, मतलब इसकी वंशागति की होती है ना। ऐसे विभिन्नता जो आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है, जिसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वंशागति की होता है, अर्थात वो लक्षण जो है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ऐसे विभिन्नता को कहते हैं हम आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। दूसरा वातावरणीय विभिन्नता। तो वातावरणीय विभिन्नता का मतलब क्या होगा, हमें मालूम है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन के अनुरूप जीव में एक और क्षमता पाया जाता है, क्या, कौन सी क्षमता पाया जाता है, कौन सी क्षमता पाया जाता है जी, अनुकूलन, एडाप्टेशन, अनुकूलन की क्षमता पाया जाता है ना। तो अनुकूलन या एडाप्टेशन किसे कहेंगे, जीव की वह गुण या वह लक्षण या वह विशेषता जिसके कारण वातावरण में परिवर्तन के अनुरूप जीव अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। तो जब वातावरण के अनुरूप हम अपने आप को ढाल रहे हैं तो या तो हमारे शारीरिक संरचना में परिवर्तन होगा, है ना, या फिर हमारे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, तभी हम अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढाल पाएंगे, है ना। तो ऐसे विभिन्नता जो वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है, उस विभिन्नता को कहते हैं वातावरणिक विभिन्नता। क्लियर हो गया। अब ये वातावरणिक विभिन्नता जो है, चूंकि जीव के जीवन के किसी न किसी अवस्था में उत्पन्न होता है ना। जीव जो है उत्पन्न हुआ
और उत्पन्न होने के पश्चात वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के कारण ऐसे उसके शरीर में जो है कुछ अंतर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं या विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे विभिन्नताओं को हम क्या कहेंगे? उपार्जित विभिन्नता कहेंगे। और इनकी वंशागति की नहीं होती है, अर्थात वातावरणिक विभिन्नता जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होगा, जबकि आनुवांशिक विभिन्नता जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होगा, अर्थात इसकी वंशागति की होगी और इसकी वंशागति की नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के विभिन्नता हो गए, है ना, आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरणिक विभिन्नता। अब हम देखते हैं ये जो विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है, आनुवांशिक विभिन्नता, ये मूल रूप से किसमें परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? तो जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जीवों के जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना, उस जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर में, जीन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, तो मूल रूप से किस में परिवर्तन होगा? वो डीएनए में भी परिवर्तन होगा, है ना, क्योंकि जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले कई वैज्ञानिकों का धारणा था कि जीन में डीएनए पाया जाता है ना, जीन में डीएनए पाया जाता है। कई लोग का धारणा ये है कि डीएनए में जीन पाया जाता है। तो एक्चुअल में क्या है? डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, है ना, डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एक किससे बना हुआ है? जीन। तो जीन का मतलब क्या है? ये जीन जो है इसका मतलब क्या है? जैसे आप टीवी सीरियलों में देखे होंगे, है ना, कोई जो है कांच का पात्र रखा हुआ है, वो अचानक टूट जाता है, टूटने से वहां से एक राक्षस उत्पन्न होता है ना, जिसको क्या नाम बोल देते हैं? जीन। और जैसे ही वो उत्पन्न हुआ क्या बोलता है? हुक्म मेरे आका, है ना, हुक्म मेरे आका, अर्थात तो जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा वो उत्पन्न हुआ है, वो जो भी आदेश दे दे उसको, वो हर आदेश का पालन करेगा। हाँ, लेकिन वो जिससे उत्पन्न हुआ है उसके आदेश को वो तो फॉलो करेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आदेश का पालन वो नहीं करेगा, है ना। क्लियर हो गया? तो वही जो है ये जीन जो है, जीन इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है। ये जीन जो है कहाँ पाया जाता है? डीएनए में, और इसी के द्वारा गुणों को क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यही आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, मतलब ले जाता है। ठीक है, हमें पता है कि जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स जो है वंशागत हो रहे हैं, तो वंशागत हो रहे हैं तो कौन लेके जा रहा है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में? जीन ले जा रहा है ना। जीन कहाँ मौजूद है? डीएनए में, है ना। और डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बना है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब संलग्नता हम पढ़ेंगे तो संलग्नता में स्पष्ट होगा कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, है ना, लिंग गुणसूत्र, उसमें से एक गुणसूत्र किसका होता है? जो युग्मक बनता है उसमें माता का, और एक गुणसूत्र होता है पिता का। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्या है? डीएनए है, तो एक माता का गुणसूत्र आया और एक पिता का गुणसूत्र आया, तो दोनों के लक्षण उसमें स्वाभाविक मौजूद रहेगा। ठीक है ना, तो वो लक्षण इस प्रकार से वंशागत होते हैं। फिर अगला देखते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। जो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है ना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन। पहला कारण क्या है? गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्र किसे कहते हैं? एक क्लियर है ना। कहां पाया जाता है गुणसूत्र? कोशिकाओं के केंद्रक में। ठीक है, और प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होता है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े, जिसको दो भागों में बांट दिया गया है। क्या क्या? 22 पेयर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, और एक जोड़ा जो होता है ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये हो गया
ऑटोसोम्स, है ना। 22 जोड़े जो है मेल और फीमेल में एक समान होते हैं, और जो एक जोड़ा होता है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। ये मेल और फीमेल में एक समान होंगे, जिनको हम क्या लिखेंगे, किससे दर्शाएंगे, एक्स और एक्स से। जबकि इसमें जो है ये दो प्रकार का होता है, एक्स एक्स है तो फीमेल, और यदि एक्स और वाई है तो वो कहलाता है मेल, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो गया, निश्चित हो गया। मनुष्य में जो है कितना जोड़ा हो गया, 23 जोड़ा या फिर 46 हो गया, है ना। उसी प्रकार हर जीव में जो है इसकी संख्या निश्चित होता है। अब यदि 23 जोड़े के स्थान पर या फिर 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर यदि 45 क्रोमोसोम्स उत्पन्न हो, है ना, किसी जीव में, किसी मनुष्य में मान लो 46 के स्थान पर 46 के स्थान पर यदि 45 हो, तो उसके कारण एक ऐसा मादा उत्पन्न होगी, है ना। बताइए कि उसमें अब सामान्य जो है गुण पैदा होगा, जिसको कहते हैं टर्नर संलक्षण सिंड्रोम, टर्नर संलक्षण। तो मादा जो होगी वो टर्नर संलक्षण से पीड़ित होगी, मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो सामान्य मादा के समान या सामान्य महिला के समान नहीं होगा। तो एक गुणसूत्र की संख्या में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो उससे क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता। इसी प्रकार यदि मनुष्य में 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स हो तो भी भिन्न लक्षण उत्पन्न होगा, है ना। फिर 47 के स्थान पर 48 लक्षण हो, है ना, तो भी भिन्न लक्षण उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि गुणसूत्रों की संख्या में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो जो सामान्य मनुष्य या सामान्य जो जीव है, उस जीव के शारीरिक संरचना में, शारीरिक संगठन में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। उसी अंतर को हम क्या कहेंगे, चूंकि ये कहां पर हो रहा है, उसके जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है ना, डीएनए में ये जो है परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं आनुवांशिक गुण। और इसी आनुवांशिक परिवर्तन या विभिन्नता, और इसी कारण जो है विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब आनुवांशिक विभिन्नता का हम दूसरा कारण देख लेते हैं। ये तो पहला कारण हो गया गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। दूसरा, गुणसूत्रों के संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों के संरचना में परिवर्तन। वातावरण में जो लगातार परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संरचना में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो यदि गुणसूत्र की संरचना में यदि परिवर्तन होगा, है ना, तो गुणसूत्र में परिवर्तन, संरचना में यदि परिवर्तन होगा तो उसकी जब वंशागति की होगी तो उसके संतान में भी वो गुण क्या होगा, परिलक्षित होगा, ठीक है। और जैसे जितने ज्यादा उसमें परिवर्तन होगा वो विभिन्नता उतना ही ज्यादा उत्पन्न होता जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा कारण देख लेते हैं, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का क्या अर्थ है, या म्यूटेशन का क्या अर्थ है, किसी जीव के संरचना में अचानक आए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, है ना। और यदि वो उत्परिवर्तन या किसी जीव के जीन में यदि अचानक परिवर्तन हो जाए, जीन की संरचना में या उसकी संख्या में अचानक परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा, जीन उत्परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला, हमारे शरीर के जो केंद्रक है, उस केंद्रक में पाए जाने वाला जो डीएनए है वो किससे बना हुआ है, पेंटोज शुगर से, है ना, डीऑक्सीराइबोस शुगर से, फिर नाइट्रोजनस बेस से। ये नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन, फिर थायमिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कहां पाया जाता है, पाए जाते हैं डीएनए में, ठीक है। ये जो एडेनिन जो है हमेशा किससे जुड़ता है, थायमिन से, है ना। ग्वानिन जो है हमेशा किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है, ग्वानिन से, है ना। और थायमिन हमेशा किससे जुड़ता है, एडेनिन से।
यहां पर दोनों के बीच हमने एक समासिक चिन्ह लगाया, है ना। ये समासिक चिन्ह क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाता है ना। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल होते हैं, है ना। अब यदि इसकी संरचना में अचानक हम क्या कर दें? परिवर्तन कर दें, अर्थात इसको बीच से काट दें, बीच से क्या किए? काट दिए, और काट कर इस हिस्सा को क्या कर दें? ऊपर जोड़ दें, या फिर इस हिस्सा को इसके नीचे जोड़ दें। तो यहाँ पर मान लो नीचे, जो इस हिस्सा को हम नीचे जोड़ रहे हैं, इसके नीचे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन हो गया, थाइमिन और एडेनिन हो गया। उसके बाद क्या आएगा? एडेनिन और थाइमिन, उसके बाद फिर ग्वानिन और साइटोसिन आएगा, है ना। तो वो जीन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, है ना। और वो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हस्तांतरित होगा तो निश्चित रूप से उस जीव में क्या उत्पन्न होगा? विभिन्नता उत्पन्न होगा। तो इस घटना को कहते हैं जीन उत्परिवर्तन, और जीन उत्परिवर्तन के कारण भी जीवों के संरचना में या आनुवंशिकता में जो है परिवर्तन होता है और विभिन्नता उत्पन्न होता है। फिर अगला कारण देख लेते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो लिंगों की आवश्यकता होती है ना। जीवों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के जनन होता है? 3 प्रकार का, है ना। कायिक जनन, फिर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें 2 लिंग आवश्यक होते हैं, है ना। जब भी लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो युग्मक होता है उसमें एक स्थान पर क्या होता है? जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, है ना, उनमें जो कोशिकाएं जो विभाजित होती हैं, है ना, तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जो है 2 चरण में पूर्ण होता है ना। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है आगे 5 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है ना। 5 उप अवस्थाएं कौन कौन से हैं? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकानेसिस। ठीक है। तो उसके जो जाइगोटिन अवस्था या फिर जो डिप्लोटिन अवस्था में जो गुणसूत्र के जो होते हैं, है ना, एलिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे आपस में क्रॉस करते हैं। ऐसा इसका एक हिस्सा यहां पर क्रॉस किया, एक हिस्सा यहां पर क्रॉस किया, है ना। तो जहां पर क्रॉस हो गया इसका ए वाला हिस्सा टूटकर यहां से टूट जाएगा, और टूटकर किसके साथ जुड़ जाएगा? वो इसके साथ। और इसका हिस्सा किसके साथ जुड़ गया? इसके साथ। तो यहां पर जीन की संख्या में क्या हो गया? अचानक परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन के कारण जब अगली पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होगा, क्या वो पूरा उसके माता पिता के समान रहेगा? नहीं। यहीं पर क्या आता है? अंतर आता है। इसलिए किसी भी जीव में, या जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में हो या किसी भी जीव में हो, है ना, 50% कैरेक्टर से ही उसके माता और पिता से हस्तांतरित होते हैं, है ना। शेष कहां से आए? उनके पूर्वजों से। तो इसके कारण भी क्या उत्पन्न होता है? क्रॉसिंग ओवर या फिर जीन विनिमय के कारण विभिन्नता उत्पन्न होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। अब देखते हैं अगला, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पैतृक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। माता पिता से जो संतान में जो लक्षण हस्तांतरित होते हैं उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। अनुवांशिकी के पक्ष में जो है बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किया गया, बहुत सारे खोज किए गए, है ना। लेकिन सबसे सफल कौन रहे? मेंडल। सबसे सफल वैज्ञानिक कौन रहे? मेंडल रहे। इसलिए मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है, या फिर उसके पितामह कहा जाता है। ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं, मेंडल के मटर संबंधी प्रयोग। मेंडल के मटर संबंधी प्रयोग।
मेंडल का जन्म सन 13 जुलाई सन 1822 में, है ना। मेंडल का जन्म 13 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया के मोरविया नाम के एक छोटा सा गांव या कस्बा जिसको कहा जाता है सिलसिया, है ना, में हुआ था। एक माली परिवार के परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। इसलिए चूंकि माली का कार्य क्या होता है, हमेशा बागवानी का कार्य करना, है ना, तो बागवानी से रिलेटेड थे, ये जुड़े हुए थे। इस कारण ये आगे अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके, है ना, मटर में पाए जाने वाले बहुत सारे विपर्यासी लक्षणों का लगातार इनके बचपन से, बाल्यकाल से, अब तब जब वो अध्ययन कर रहे थे तब से बहुत सारे लक्षणों का उनको द्वारा क्या किया गया, निरीक्षण किया गया, अवलोकन किया गया। और उसी अवलोकन के परिणाम स्वरूप एक उनके द्वारा आनुवांशिकता के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, सबसे पहले आनुवांशिकता के क्षेत्र में प्रयोग किसके द्वारा किया गया, मेंडल के द्वारा। ठीक है, और वो प्रयोग उनके द्वारा किस पर किया गया, मटर के पौधे पर किया गया। मटर के पौधे पर क्यों किया गया, क्योंकि मटर के पौधे में ऐसे बहुत सारे विपर्यासी लक्षण पाया जाता है जिससे आसानी से उसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार के गुण उत्पन्न होंगे इसका पहचान किया जा सकता है। चूंकि मेंडल जो है आज के डेट में आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, लेकिन जब वो अपना प्रयोग किया, प्रयोग के जो परिणाम प्राप्त हुए, उस प्रयोग के जो परिणाम है उसको अब उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, है ना, पादप संकरणों के प्रयोग, पादप संकरणों के प्रयोग, इस नाम से उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक का वैज्ञानिकों द्वारा जो है कोई महत्व नहीं दिया गया था। क्यों महत्व नहीं दिया गया था कि हो सकता है जिनका जो प्रयोग है उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब ये जो है ऐसी प्रयोग करके अपना पुस्तक को लिखे हैं, है ना। तो उस समय जब तक वो जीवित रहे तब तक उसके प्रयोग को किसी के द्वारा महत्व नहीं दिया गया, है ना। और फिर कालांतर में जब दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा आनुवांशिकता के क्षेत्र में जब खोज किया गया, है ना, तो खोज करने पर ये पाए कि जो मेंडल ने अपने पुस्तक पादप संकरणों का जो प्रयोग है वो लिखा हुआ है, उसके वही परिणाम प्राप्त हुए जो मेंडल ने वो वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयोग किया गया, वो प्रयोग में भी वही परिणाम प्राप्त हुए जो मेंडल ने अपना पहले से एक पुस्तक में उन परिणामों को लिख दिया था। ठीक है, उससे पहले कोई नहीं मान रहा था कि ये जो लिखे हैं वो सही है, मेंडल जो पुस्तक लिखे हैं वो सही है। लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा आनुवांशिकता के क्षेत्र में जब प्रयोग किया गया, प्रयोग को दोहराया गया, तो उनको द्वारा भी वही परिणाम प्राप्त हुआ जो मेंडल को पहले से प्राप्त हो चुका था। ठीक है, तब उनकी मृत्यु के पश्चात उनको आनुवांशिकता के क्षेत्र में क्या मिला, उपाधि मिला, है ना। उनके जीवित रहते तक उनको आनुवांशिकता के जनक के नाम से नहीं नवाजा गया, उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनको क्या दिया गया, वो सम्मान को दिया गया है। और आज हम आनुवांशिकता के पितामह या फिर जनक किसको मानते हैं, मेंडल को मानते हैं। ठीक है, और शायद वो वैज्ञानिक जो है आनुवांशिकता के क्षेत्र में, दूसरे वैज्ञानिक जो है ना, ह्यूगो डी ब्रिज हैं या और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो यदि उस क्षेत्र में अगर प्रयोग नहीं करते, उस प्रयोग को नहीं दोहराते, और यदि या फिर प्रयोग किए भी और वो परिणाम यदि प्राप्त नहीं होता इस टाइप का जो मेंडल को प्राप्त हुआ था, तो शायद क्या बोलते वो, इनके द्वारा जो सिद्धांत लिखा गया है, जो पुस्तक लिखा गया है, पूरा बकवास है ना। लेकिन जब उनके वही परिणाम प्राप्त हुए तो उसके बाद फिर मेंडल को जो है उसका क्या मिल गया, महत्व मिल गया। अब मेंडल ने जो है जो प्रयोग किया था वो किस प्रकार किया था, इसको देख लीजिए। मेंडल के प्रयोग, है ना, मेंडल ने जो है मटर की लगभग 34 किस्मों का चुनाव किया। मेंडल ने क्या किया, मटर के लगभग 34 प्रकार की किस्मों का क्या किया, पहले
कलेक्शन किया, उनको एकत्रित किया, है ना। वो 34 प्रकार के जो किस्म है उनके बीजों को, उनके पत्तियों को, उसके पुष्प की संरचना को, है ना, जो उनमें जो लक्षण पाया जाता है उन सारे लक्षणों को जो है क्रमबद्ध तरीके से क्या करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। और जब उनके द्वारा लिखा गया तो मटर के एक मतलब मटर के पौधे में इतने अधिक विपर्यासी लक्षण हैं कि दूसरे पौधे में ऐसा विपर्यासी लक्षण संभव नहीं है। इसलिए उसको संरक्षित करके उनको क्या किया, अलग अलग अंकुरित करना शुरू कर दिया, है ना। जैसे 34 किस्म है, 34 किस्म है तो उसको सबको क्या कर दिया, वो अलग अलग अंकुरित करना शुरू कर दिया। ठीक। अंकुरित करने पर उनको ये मिला कि जिसमें जो लक्षण पहले से मौजूद था, मतलब जो मटर का पौधा जिस प्रकार के बीज वाला था उसका बीज भी वैसे ही प्राप्त हुआ, है ना। जिसकी पत्ती जैसे थी वो उससे अंकुरित होने वाले पौधे की पत्ती भी वैसे ही मिली, है ना। पुष्प की संरचना पहले वाले पौधे की जैसा था वैसे ही उसकी पुष्प की संरचना उसके संतान से भी मिला, मतलब दूसरा अंकुरित जो पौधा जब तैयार हुआ तो, है ना। तो उसको उनके द्वारा क्या दिया गया, शुद्धता या क्या नाम दिया गया, शुद्ध गुण नाम दिया गया। शुद्ध गुण नाम दिया गया मतलब एक पौधे जो एक मटर का पौधा जिसमें जो गुण है उसको उसी गुण वाले पौधे को फिर से अंकुरित कर दिया जाए तो वही गुण जो है अगले पीढ़ी में परिलक्षित होता है। ठीक है। इसलिए ऐसे गुणों को उनके द्वारा क्या कर दिया गया, शुद्ध गुण। अब जब उसके द्वारा दोनों को दो शुद्ध गुण वाले पौधों को आपस में संकरण कराया, है ना, तो संकरण कराने पर उनके द्वारा ये देखा गया कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन उत्पन्न होना शुरू हो गए। ठीक है। तो इस 34 किस्म में से 7 प्रकार के जो मटर के जो विपर्यासी कैरेक्टर्स हैं उसको उनके द्वारा आधार बनाकर क्या किया गया, प्रयोग को पुनः दोहराया गया। ये 7 प्रकार के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे बीज की आकृति, है ना, बीज की आकृति। मटर का बीज देखे होंगे, सभी बीज एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं जी, नहीं, है ना। क्या, जैसे गोल, है ना, वह पूर्ण भरा हुआ, या चिकना, इसको हम लिख सकते हैं गोल व चिकना। चिकने बीज। और इसके अगेंस्ट उनके द्वारा क्या लिया गया दूसरा, झुर्रीदार, है ना। मटर के कुछ बीज जो होते हैं पूर्ण रूप से गोल होते हैं, पूर्ण रूप से पैक होते हैं और चिकने होते हैं उसका बाहर सतह, है ना। और कुछ बीजों को देखे होंगे ऐसा सिकुड़ा हुआ होता है, देखे हैं, देखे नहीं देखे, मटर के बीज देखे कि नहीं देखे हैं, देखे हैं ना। क्या एक ही जैसे मटर के बीज दिखते हैं, नहीं, कुछ बीज जो है पूर्णतः क्या होते हैं, गोल होते हैं और चिकने होते हैं, और कुछ जो है झुर्रीदार होता है। ठीक है। दूसरा, बीज पत्र का रंग, दूसरा आधार उनके द्वारा माना गया, बीज पत्र का रंग। बीज के चारों ओर जो पत्ती होता है उसको कहते हैं बीज पत्र। कुछ पौधे में बीज पत्र पीला पाया गया और कुछ पौधों में बीज पत्र जो है हरा पाया गया, है ना, कुछ में पीला और कुछ में हरा। इसी प्रकार पुष्प का रंग, पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग मटर के पौधे में कुछ पौधों में लाल मिला और कुछ में सफेद मिला, है ना। कुछ लाल पुष्प वाले हो मिले और कुछ सफेद पुष्प वाले मिले। इनको जो है सबको आपस में क्या किया, ऐसा क्रमबद्ध करके आगे अपने प्रयोग को दोहराया। फिर फलों का रंग, कुछ में हरा और कुछ में पीला। आज भी आपको मार्केट में आप जाओगे तो मटर मंगोगे, हरा मटर दो बोलने से हरा रंग का झिल्ली में पैक मटर देंगे आपको, है ना, और दूसरा पीला मिलता है। ठीक है। तो 2 प्रकार के बीज हो गए। इसी प्रकार पुष्प की स्थिति, कुछ कक्षस्थ होता है, कुछ अग्रस्थ होता है। कक्षस्थ मतलब एक कलिका जहां पर खत्म हो गया, है ना, और अग्रस्थ मतलब जिसकी वृद्धि जो है आगे होता ही रहता है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के विपर्यासी गुणों का इनके द्वारा चुनाव किया गया और उस चुनाव को लेकर मटर के पौधे पर प्रयोग को दोहराए। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा जो है वो करते हैं कि मेंडल ने जो है अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, है ना। मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव, मेंडल जो ने अपने प्रयोग में मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, है ना, इसके क्या कारण हो सकते हैं।
तो सबसे पहला कारण मटर का जो पौधा होता है ना, मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है और कुछ ही महीनों में उसके क्या बनते हैं, उसको अंकुरित भी हो जाता है और अंकुरित होकर वृद्धि करता है, वृद्धि करके फल और बीज उत्पन्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चुनाव किया, मटर के पौधे का। दूसरा कारण, मटर के पौधे में जितने भी प्रयासी लक्षण हैं उतने भी प्रयासी लक्षण शायद दूसरे पौधों में नहीं मिलते, ये दूसरा कारण हो गया। ठीक है, तीसरा कारण, मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर का जो पौधा है वो द्विलिंगी है, जिसमें आसानी से स्वपरागण भी हो जाता है और परपरागण भी हो जाता है। मेंडल का अगला कारण कि जो पौधा जो है वो किस प्रकार का है, द्विलिंगी, अर्थात एक ही लिंग में एक ही पुष्प में भी दोनों लिंग मौजूद होता है, जिससे आसानी से क्या हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। ठीक है, और बीजों का जो शुद्धता है वो हमेशा बना रहता है। इसके अलावा मटर के जो पौधे में पीढ़िकांतरण का गुण पाया जाता है ना, और संकर से जो प्राप्त जो पौधे होते हैं, मतलब संकरण कराने के पश्चात जो पौधे की जो नया बीज प्राप्त होते हैं वो बीज पूर्णतः जनन क्षम होता है, मतलब फिर से वो अंकुरित होकर नया पौधा तैयार करने में सक्षम होता है। इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका चुनाव किया, मटर के पौधों का। अब हम देखते हैं कारकों का विचार। कारकों का विचार का मतलब ये है कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग को दोहराया है ना, तो उसमें कुछ जब पौधों को जो है स्वपरागण होने दिया है ना, या फिर उनको कृत्रिम रूप से परागण कराया, तो उसमें कुछ कारक जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हुए। वो कारक हमेशा किस में पाए गए, जोड़े में, है ना। किसी भी पौधे का जो गुण है वो गुण किसमें पाया जाता है, जोड़े में होता है। लेकिन जब उसको आगे हस्तांतरित होता है, पैतृक गुण मतलब पैतृक लक्षण मतलब उसकी वंशागति होती है, तो उस समय एक गुण जो है आगे, जो प्रभावी गुण होता है वो आगे बढ़ता है और अप्रभावी गुण पीछे रह जाता है। ठीक है, जैसे मान लो लंबा पौधा है, ठीक है, लंबा पौधा है, तो इसके लिए उनके द्वारा एक कारक वो किया गया है ना, कारक का विचार किया गया, क्या, लंबा मतलब टाल, तो उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा और फिर वो किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, ऐसा लिखा। ठीक है, और दूसरा बौना पौधा, बौना पौधा के लिए उनके द्वारा कारक वो किया गया स्मॉल टी, जो प्रभावी कारक है उसको कैपिटल से और जो अप्रभावी कारक है उसको स्मॉल से प्रदर्शित किया। ठीक है, जब एक पीढ़ी में हस्तांतरित होंगे तो दोनों नहीं जाएंगे, कारक कभी भी एक साथ एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते, उसमें से एक ही जाता है। ठीक है, तो इसमें जब युग्मक बनेगा तो युग्मक में जो प्रभावी होगा वो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होगा, है ना। उसी प्रकार इसमें से भी एक हस्तांतरित होगा, दोनों हस्तांतरित नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, युग्मक, गैमेट्स। तो अब ये गैमेट्स जो है जब फिर से आगे हस्तांतरित हो गए तो फिर क्या हो जाएंगे, जोड़े में हो जाएंगे, ये फिर से आगे जोड़े बना लिए। ठीक है, पहले क्या हुए, पहले किस में थे, जोड़े में थे, लेकिन जब वो उसके हुआ प्रागण हुआ या फिर स्वपरागण हुआ या कृत्रिम प्रागण हुआ तो उस समय क्या हो गए, वो अलग हो गए, और अलग होने के पश्चात जब उसका संकरण कराया गया तो संकरण में पुनः वो कारक जोड़े में आ गए। यही कारक जो है माता पिता के कैरेक्टर्स को अर्थात पूर्वजों के कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। तो इस आधार पर उनके द्वारा ये जो जितने भी और अन्य लक्षण हैं, पौधों में पाए जाने वाले लक्षण हो या जीवों में पाए जाने वाले लक्षण हो, उन लक्षणों को इसी तरीके से किस में बांट दिया, कारकों में बांट दिया। अब ये कारक दो प्रकार के होते हैं, सम युग्मजी और विषम युग्मजी। सम युग्मजी अर्थात ये दोनों जैसे दो कारक है और दोनों कारक क्या है, समान है, दोनों कैपिटल टी है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सम युग्मजी। इसमें भी दो कारक हैं, ये दोनों कारक क्या है, समान है, इसलिए भी क्या कहलाएंगे, सम युग्मजी कहलाएंगे। लेकिन क्या इसमें दोनों कारक समान है, नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजी।
ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है कारकों पर विचार करके इन्हीं कारकों के द्वारा वंशागति को समझाया। इसके आगे आपको पढ़ना है एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। अर्थात मेंडल ने जो अपने प्रयोग पहले कारकों का विचार, फिर मटर के पौधे का चुनाव इत्यादि कर लिया, उसके बाद उनके प्रयोग को जो है वो दो प्रकार के प्रयोगों के द्वारा पूर्ण किया। पहला एक संकर क्रॉस और दूसरा द्विसंकर क्रॉस। तो आज आपने आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अंतर्गत उसकी प्रस्तावना, आनुवांशिकी, विभिन्नता, है ना, फिर मेंडल के प्रयोग, फिर मेंडल ने अपने प्रयोग में जो मटर के पौधे का चुनाव किया था उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।